तो हेलो एवरीवन। 2024 की सबसे पहली इसेकाई एनिमे रिलीज हो चुकी है, जिस सीरीज का नाम है आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेक योर सेल्फ एट होम इन अनदर वर्ल्ड। तो आइए इस सीरीज का पहला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो अपने ऑफिस के काम से अपने घर पे वापस आ रही होती है और वो अपने आप से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। वो घर पे पहुंचती है और कहती है कि मैं सीधा सोने जा रही हूँ क्योंकि ऑफिस के काम से वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है, वो अचानक से फ्लोर पे गिर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है और वो अपने दिमाग में सोचने लगती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ। जिसके बाद वो अपना नाम बताती है और कहती है कि मेरा नाम मिडोरी अकित्सु है और मैं सिर्फ 27 साल की हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि मेरी जिंदगी काफी ज्यादा छोटी थी। ये कहकर वो लड़की मर जाती है। बाद वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं होता और वो अपने पेरेंट्स को ठीक से गुड बाय भी नहीं बोल पाती। जिसके बाद वो रोने लगती है और कहती है कि मैं इस तरह से मरना नहीं चाहती। अब अगले सीन में उसके सामने गॉड आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का टाइम फिक्स था और उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारे मरने के तरीके को बदल सकता हूँ। जिसके बाद गॉड कहते हैं कि एक देश में इंसान दूसरी स्पीशीज को परेशान कर रहे हैं, मैं तुम्हें उस देश में रीइंकारनेट करना चाहता हूँ ताकि तुम ये डिसाइड कर सको कि क्या सच में इंसानों को खत्म कर देना चाहिए। अकित्सु को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम में आपकी किसी तरह से मदद कर सकती। तो गॉड कहते हैं बदले में मैं तुम्हें कुछ स्पेशल पावर्स दूंगा। तो बताओ मुझे तुम्हें किस तरह की स्पेशल एबिलिटीज चाहिए, टेलीपोर्टेशन या फिर कोई किलर एबिलिटी। तो वो गॉड को बताती है कि मेरे पेरेंट्स के घर पे एक कैट थी जो मुझे काफी ज्यादा पसंद थी, लेकिन उस कैट को मेरे साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था और अपने नाखूनों से मुझे बार बार मारती रहती थी। इसलिए मुझे कोई ऐसी पावर चाहिए जिससे मैं फ्लफी चीजों को अपना पेट बना सकूं, क्योंकि मेरे दिन भर की थकान को सिर्फ फ्लफी चीज़ों के साथ खेलना ही ठीक कर सकता है। तो गॉड कहते हैं कि मुझे ठीक से समझ तो नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम्हारी स्पेशल पावर होगी जिससे इंसानों के अलावा बाकी सारे क्रिएचर्स तुम्हें पसंद करने लगेंगे और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। और ये बोलकर वो आकित्सु को रेनकार्नेट करने लगते हैं। तो आकित्सु कहती है कि रुको, मैंने तो किसी चीज़ के लिए अभी तक हाँ ही नहीं की है, लेकिन गॉड उसकी बात को नहीं सुनते और उसे रीइंकारनेट कर देते हैं। जिसके अगले सीन में हमें अकित्सु की नई फैमिली और उसका नया घर दिखाया जाता है। सभी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि आखिर इसका नाम क्या होना चाहिए। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि इसका नाम होगा नेफरटीमा। जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि मैं इसको नेमा बुलाऊंगी। जिसके बाद नेमा के डैड उसे गोदी में उठा लेते हैं और उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। तो नेमा हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या सच में मैं रीइंकारनेट हो गई हूँ। और अब कुछ साल बीत चुके हैं और नेमा बताती है कि इस कॉन्टिनेंट का नाम लार्शिया है और इस दुनिया में सिर्फ 3 ही कॉन्टिनेंट हैं और हमारा कॉन्टिनेंट इन तीनों में सबसे बड़ा है। नीमा बताती है कि उसका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ है और अपनी फैमिली में वो सबसे ज़्यादा छोटी है। उसका एक बड़ा भाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है कारना, जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है। और मेरी खूबसूरत मॉम और दिल के साफ डैड भी हैं। जिसके बाद नीमा भागते भागते एक पत्थर से टकरा जाती है, लेकिन तभी उसका पेट डॉग जिसका नाम है डी उसे आकर बचा लेता है। तो नीमा कहती है कि ये है डी जो हर वक्त मुझे आकर बचा लेता है। जिसके बाद नीमा बताती है कि मैं सुबह उठकर खाती हूँ, सोती हूँ और इन फ्लफी एनिमल्स के साथ खेलकर अपना पूरा दिन बिता देती हूँ। थैंक यू गॉड मुझे लाइफ देने के लिए, ये एकदम बेस्ट है। बाद अगले सीन में नीमा की मॉम उससे कहती है कि मुझे काम के सिलसिले में एक बार रॉयल पैलेस जाना पड़ेगा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। तुम्हारे डैड भी काम के लिए बाहर गए हुए हैं और कार्ना और रैल्फ दोनों अकेडमी में गए हुए हैं और रॉयल पैलेस में एनिमल्स अलाउड नहीं है, इसलिए हम अपने साथ डी को भी नहीं लेके जा सकते। तो तुम्हें मेरे साथ अकेले ही रॉयल पैलेस चलना होगा। माँ काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे पहली बार अपने घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है और वो बाहर के लोगों को देखकर ये सोचने लगती है कि ये लोग आखिर दूसरी स्पीशीज को कैसे परेशान कर सकते हैं। जिसके बाद नीमा की मॉम उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्पेल लगा देती है और अपने काम के लिए चली जाती है। तो नीमा वेट करते करते काफी ज्यादा बोर हो जाती है। तभी उसे बाहर एक चिड़िया दिखाई देती है जिसका पीछा करते करते वो बाहर चली जाती है और बाहर जाकर काफी सारे फ्लफी एनिमल्स के साथ खेलने लगती है। लेकिन तभी झाड़ियों के बीच में से एक दूसरा एनिमल बाहर निकल के आता है जिसे देखकर बाकी सारे एनिमल्स डर के नीमा से दूर भाग जाते हैं। और जैसे ही नीमा पीछे मुड़ के देखती है,
उसे एक बड़ा सा फ्लफी टाइगर दिखाई देता है। नीमा उस टाइगर से डरने की बजाय उससे कहती है कि ये तो एक रियल फ्लफ है। तभी वो टाइगर नीमा के पास आता है और उसे चाटने लगता है और नीमा भी उसके साथ खेलने लगती है, जिसके बाद वो उस टाइगर को गले लगा लेती है और जोर से चिल्लाकर कहती है ये तो बहुत ज्यादा फ्लफी है। जिसके बाद नीमा उस टाइगर से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर राइड कर सकती हूँ। वो टाइगर मान जाता है और अगले सीन में नीमा उस टाइगर के ऊपर राइड करती हुई दिखाई देती है। लेकिन तभी एक लड़के की आवाज आती है जो उस टाइगर से पूछता है लार्स तुम्हारे ऊपर ये कौन है। तभी नीमा को एक लड़का दिखाई देता है और नीमा से कहता है कि तुम लार्स से नीचे उतर जाओ। हालांकि ये तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है लेकिन तब भी ये एक बीस्ट है। तभी वो लड़का नीमा को उठा लेता है पर नीमा को ये अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहती है कि मुझे नीचे उतारो। तभी वो लड़का नीमा को और जोर से पकड़ लेता है तो नीमा कहती है कि मुझे नीचे उतारो और चिल्लाने लगती है। तभी लार्स नीमा को उठाकर आराम से नीचे रख देता है। इसे देखकर वो लड़का हैरान हो जाता है कि आखिर लार्स मेरे अलावा और किसी की केयर भी कर सकता है और वो लार्स से पूछता है कि आखिर ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है, क्या तुम गुम हो गई हो। तो नीमा बताती है कि मेरा नाम नेफरतीमा ओस्फी है और मैं 3 साल की हूँ। जिसे सुनकर वो लड़का नीमा को लार्स के ऊपर बिठाकर कहीं लेके जाने लगता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो नीमा को उसके पापा के पास लेके आ चुका है और वो लड़का नीमा के डैड से कहता है कि ये जंगल में खो गई थी और मुझे ये तब मिली जब ये लार्स के साथ यार्ड में खेल रही थी। तो नीमा बताती है कि मैं गुम नहीं हुई थी, मैं यहाँ अपनी मॉम के साथ आई थी और मॉम का वेट करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी और अकेली भी थी। तभी लार्स मेरे पास आया और खेलने लग गया। तभी नीमा के डैड उस लड़के से कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर हाइनेस मेरी बेटी को मुझ तक वापस लाने के लिए। जिसे सुनकर नीमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये लड़का सच में प्रिंस है। तभी नीमा के डैड उससे कहते हैं कि जाओ प्रिंस को थैंक्स करो। नीमा उस प्रिंस को कहती है थैंक यू। तो प्रिंस फिर से नीमा के सर पे हाथ रख के कहता है कि कितनी प्यारी बच्ची है। जिसके बाद वहाँ के किंग नीमा के डैड से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। नीमा किंग को खुश करने की कोशिश करती है और अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम नेफरटीमा ओस्फी है। इसे देखकर किंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और नीमा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लार्स अच्छा लगता है। तो नीमा कहती है हाँ मुझे आज लार्स के साथ खेलकर बहुत ज्यादा मजा आया। तो किंग नीमा से कहते हैं कि जब भी तुम्हारा मन करे तुम लार्स के साथ आकर खेल सकती हो। जिसके बाद अगले सीन में उसकी मॉम उसे डांटने लगती है क्योंकि वो बिना बताए बाहर गार्डन में खेलने चली गई और सिर्फ यही नहीं तुम एक स्काई टाइगर्स के ऊपर भी राइड कर रही थी। तो नीमा सॉरी बोलती है और अपने डैड से पूछती है कि आखिर ये स्काई टाइगर्स क्या है। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम लार्स के बारे में बात कर रही है। नीमा अपने मॉम से कहती है कि लार्स मेरा दोस्त है और उसने मेरी जान बचाई और किंग ने मुझे वापस उस जगह पे खेलने के लिए बुलाया है। नीमा की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है तुम यहाँ खेलने आ सकती हो। तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा कि तुम लार्स के साथ तब खेलोगी जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा होगा क्योंकि वो एक होली बीस्ट है और वो एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे हम अपने माना की वजह से अपने स्पेल्स को यूज कर सकते हैं लेकिन स्पिरिट्स कुछ स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करती है। उसी एनर्जी के इस्तेमाल करने को एलिमेंटिज्म कहते हैं और होली बीस्ट सिर्फ अपने मास्टर के साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो नीमा कहती है कि मुझे लार्स को फिर से देखना है और उसे पेट भी करना है। उसकी मॉम उससे कहती है कि इसलिए जब भी कोई तुम्हें देख रहा हो प्लीज उसके साथ मत खेलना। तभी नीमा की मॉम उसके डैड से कहती है कि मुझे पता है कि सभी एनिमल्स नीमा को पसंद करते हैं लेकिन होली बीस्ट भी। जो सुनकर नीमा के डैड कहते हैं कि मुझे लगता है नीमा के पास कोई स्पेशल पावर है। अब कुछ दिनों के बाद वो लोग वापस से रॉयल पैलेस में जाते हैं। नीमा काफी ज्यादा खुश है क्योंकि आज वो अपने भाई और बहन को स्कूल में ऑब्जर्व करने के लिए आई है और क्या पता मुझे यहाँ आज कोई रेयर एनिमल देखने को मिल जाए। जिसके बाद उन लोगों का एक रॉयल तरीके से वेलकम होता है और वो लोग अपनी सीट पर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। जिसके बाद नीमा आके देखती है और कहती है कि मुझे स्कूल तो नहीं लग रहा। जिसमें उसके डैड उससे कहते हैं कि ये सब टीचर्स के मैजिक का कमाल है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि नीमा के भाई रेल्फ की अभी बैटल होने वाली है। नीमा परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या रेल्फ ठीक होगा और ये बोलते ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इतने में ही रेल्फ की बैटल शुरू हो जाती है और वो काफ़ी आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देता है। जिसके बाद नीमा भागकर रेल्फ के पास आती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन तभी नीमा कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है
और वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो देखती है कि उसका भाई किसी दूसरे लड़के के साथ खड़ा है। उससे कहता है कि अपना बेस्ट देना, मुझसे हार मत जाना। जिसके बाद रेल्फ उससे अपनी छोटी बहन से मिलवाता है और कहता है कि अब ये आ चुकी है इसलिए मुझे जाना चाहिए। लेकिन वो लड़का कहता है कि अगर तुम मुझसे हार जाओ तो ये मत कहना कि तुम अपनी बहन की वजह से हारे थे। ये सुनकर नीमा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहीं पे खड़े खड़े उस बंदे की बेइज्जती कर देती है। और इससे उस लड़के को गुस्सा आता है और वो नीमा की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पर वो प्रिंस आ जाता है और कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि ट्रिस्टन डेसल कभी भी एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाएगा। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। तो वो प्रिंस कहता है तो फिर आखिर नीमा अपने भाई के पीछे क्यों छुपी हुई है। तो नीमा बताती है कि मैं तो इसलिए छुपी हुई हूँ ताकि प्रिंस मुझे वापस से ना उठा ले। जिसके बाद नीमा का भाई प्रिंस से पूछता है कि क्या आप पहले नीमा से मिल चुके हैं। तो वो प्रिंस उसे बताता है कि पहले नीमा एक जंगल में खो गई थी, तब मैंने और लार्स ने मिलकर इसे रेस्क्यू किया था। तो नीमा कहती है कि मैं गुम नहीं हुई थी। लेकिन तभी प्रिंस नीना को एक बार फिर से उठा लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरा टॉय बनना चाहोगी। सोच लो, अगर तुम हाँ करोगी तो तुम जब चाहे तब लार्स और बाकी सभी एनिमल्स के साथ खेल सकोगी। जिसे सुनकर नीना सोचती है क्या सच में कभी भी जब भी मैं चाहूँ। यह सोचकर नीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी ट्रिस्टन उससे कहता है कि योर हाइनस, आपको एक बच्ची को पैलेस में खुला घूमने की परमिशन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो प्रिंस कहता है कि मेरे मेरे डैड को ये पसंद है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद रेल्फ कहता है कि मुझे नीना को अपने साथ अपने पेरेंट्स के पास लेके जाना पड़ेगा, इसलिए आप नीना को मुझे दे दो। लेकिन तभी प्रिंस उस ट्रिस्टैन को लास्ट वार्निंग देता है और कहता है कि ऐसा दोबारा फिर से कभी मत करना। ट्रिस्टैन ये सुनकर सॉरी बोलकर वहां से फटाफट से भाग जाता है। तभी रेल्फ और प्रिंस दोनों नीमा को लेकर फिर से बैटल की जगह पे पहुंच जाते हैं। जिसे देखकर नीमा के पेरेंट्स उनका वेलकम करते हैं। तो प्रिंस उनसे कहता है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी एक स्टूडेंट की तरह यहाँ पर आया हुआ हूँ। तभी नीमा देखती है कि अगली बैटल उसकी बहन कारना की है। जिसे देखकर नीमा प्रिंस से पूछती है कि आखिर वो सर्कल किस चीज का है। तभी प्रिंस नीना को बताता है कि इस सर्कल से एक मॉन्स्टर बाहर निकलेगा जिसे तुम्हारी बहन को अपनी मैजिकल पावर्स से हराना होगा। तभी हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी चमकने लगती है और तभी उस सर्कल में से एक मॉन्स्टर की जगह एक काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा फायर ड्रैगन बाहर आ जाता है। जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर फायर ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है। के बाद प्रिंस नीना के डैड से पूछता है कि क्या करना की स्पेशल पावर फायर है। नीना के डैड प्रिंस से कहते हैं कि उसके स्किल फायर के साथ तो काफी ज्यादा हैं लेकिन वाटर के साथ काफी ज्यादा कम। प्रिंस कहता है कि अभी उसके पास काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है। लेकिन फायर ड्रैगन को देखने के बाद नीना की बहन स्माइल करने लगती है। इसे देखकर नीना कहती है कि क्या ये सच में इस ड्रैगन से लड़ना चाहती है। और नीना कहती है कि मुझे जल्द से जल्द इस ड्रैगन को रोकना होगा। वो उस ड्रैगन की तरफ भागने लगती है और बैटल वाली जगह पे कूद जाती है और नीचे गिरते टाइम उसे कोई स्पेशल पावर रोक लेती है जिसकी वजह से वो जोर से नीचे नहीं गिरती। तभी स्कूल की सिक्योरिटी वाटर मैजिक वाले सोल्जर्स को कमांड देती है कि सभी रेडी रहें। लेकिन तभी नीना भागती भागती उस ड्रैगन के सामने पहुंच जाती है और सभी को रुकने के लिए कहती है और सभी से कहती है कि प्लीज इसे कुछ मत करना। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो एवरीवन, फ्लफी पैराडाइज के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। स्टार्टिंग में सभी लोग नीना को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो फायर ड्रैगन को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। इतने में ही वो फायर ड्रैगन नीमा से कहता है कि ये किसी बच्चे की जगह नहीं है। की बात सुनकर नीमा को लगता है कि ये तो बात भी कर सकता है, मुझे इससे इसका रीजन पूछना चाहिए, आखिर ये यहाँ क्यों आया है। और वो उस ड्रैगन से कहती है कि तुम भी इन लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद वो फायर ड्रैगन कहता है कि इन लोगों ने ही मुझे यहाँ समन किया है, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे लड़ना होगा। तो ये सुनकर नीमा उससे कहती है कि अगर तुम इनसे लड़ोगे तो ये लोग वाटर मैजिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे तुम्हें चोट लग सकती है। मुझे पता है कि तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा टाइट है लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें चोट लग सकती है। जिसके बाद वो उस ड्रैगन से कहती है कि मुझे तुम्हें पैट करना है। तो वो ड्रैगन उससे कहता है क्या तुम मुझे छूना चाहती हो, आखिर तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या। और ये कहकर वो ड्रैगन नीमा की तरफ बढ़ता है और
और नीमा के काफ़ी पास आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो प्रिंस सभी से कहता है कि रुको। और नीमा उस ड्रैगन को टच करने लगती है और उसे आराम से सहलाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये एक फायर ड्रैगन के साथ कैसे बात कर रही है। तभी नीमा उसे टच करके कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा गर्म होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी और स्मूथ है। इसके बाद नीमा की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो ड्रैगन कहता है कि आज से तुम मेरी मास्टर हो। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी बस मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बोलकर वो ड्रैगन वहां से जाने लगता है, जिसे सुनकर नीमा कहती है कि नहीं प्लीज़ अभी मत जाओ। तो वो फायर ड्रैगन उसे अपना एक ऑर्ब दे देता है, जिससे वो दोनों एक साथ मेंटली कनेक्ट हो सकते हैं। और वो नीमा से कहता है कि इसे हर टाइम अपने पास ही रखना, और अगर तुम चाहो तो ये और अपनी शेप भी चेंज कर सकता है, ताकि तुम इसे आराम से अपने साथ कहीं पर भी ले जा सको। तो वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्या होना चाहिए जिसके मैं अपने साथ हर टाइम रख सकूं। तो वो सोचती है और वो एक बैग में बदल जाता है, जिसके बाद वो उसे टांगती है और अपने साथ लेकर घूमने लगती है। तो वो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी हो, और जो और मैंने तुम्हें दिया है वो हम दोनों को मेंटली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है, और शायद इससे तुम मेरे मैजिक को भी इस्तेमाल कर सको। जिसके बाद नीमा उस ड्रैगन से उसका नाम पूछती है, तो वो ड्रैगन बताता है कि मेरा नाम सोल है। तो नीमा कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और ये सुनकर वो ड्रैगन वहाँ से जाने लगता है और चला जाता है। तो अब नीमा की फैमिली उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो नीमा कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वह प्रिंस कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब हो, और उसे वापस से परेशान करने लगता है और कहता है कि खैर मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और नीमा के डैड से कहने लगता है कि आज यहाँ जो भी हुआ ये सब कोर्ट संभाल लेगी, लेकिन मुझे यकीन है आज जो कुछ भी हुआ ये सब देखने के बाद पैलेस में नीमा को हर कोई जानना चाहता है। सुनकर नीमा के डैड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि उन सभी जादूगरों की नज़र मेरी प्यारी नीमा के ऊपर होगी। आखिर मुझे इनका क्या करना चाहिए, क्या मैं इन सबको मार दूं? तो नीमा ये सब सुनकर सोचती है कि क्या मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। जिसके बाद नीमा और उसकी फैमिली को रॉयल पैलेस में बुलाया जाता है। नीमा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन्स खड़े हैं। तभी किंग कहते हैं कि मैं अभी उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो अकेडमी में एग्ज़ाम्स के बीच में हुआ, और मुझे ये भी बताया गया है कि नीमा और उस ड्रैगन के बीच में क्या हुआ, और वो बातें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं, क्योंकि अब आपकी बेटी उस ड्रैगन की पावर्स को यूज़ कर सकती है, और ये हमारे लिए खतरे की बात भी हो सकती है। जिसे सुनकर नीमा के डैड कहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ वो कभी भी इस पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी। ये सुनकर नीमा कहती है कि मेरे डैड ने अब तो कसम खा ली है, और ये कसम यहाँ पर जो भी तोड़ता है वो मारा जाता है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा संभल कर रहना होगा। जिसके बाद वो किंग एक सीनियर प्रिस्ट से पूछता है कि आपको तो पता होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और वो फायर ड्रैगन आखिर वहाँ कैसे समन होगा। तो वो प्रिस्ट कहता है कि इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि मैजिक सर्कल का इस्तेमाल किया गया था उस ड्रैगन को समन करने के लिए, लेकिन इस सारी जगहों पर प्रोटेक्शन लगी हुई है। इसी वजह से अगर कोई गलत तरीके से ड्रैगन को बुलाने की कोशिश करता तो वो कभी नहीं आता। तो किंग कहता है कि इसका मतलब जिसने भी स्पेल कास्ट किया है वो गुनहगार नहीं है। तो प्रीस्ट कहता है नहीं। तो किंग फिर से पूछता है कि तो आखिर वो ड्रैगन आया कैसे। तो प्रीस्ट कहता है कि मुझे लगता है कि ये किसी सुपरनेचुरल पावर का काम है, शायद ये सब गॉड ने किया है। जिसे सुनकर नीमा कहती है क्या गॉड वही बंदा जिसने मुझे यहाँ पर भेजा था कि मेरे पास तो ये ड्रैगन की पावर आ किया है। तो वो किंग वहाँ खड़े एक दूसरे प्रीस्ट से पूछता है कि आपको क्या लगता है। तो वो प्रीस्ट कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि होली बीस्ट सिर्फ हमारी ही किंगडम में पाए जाते हैं और वो आपसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, शायद इसलिए उन्होंने उस ड्रैगन को भी यहाँ पर भेजा था। और कई बार किंग की तारीफ करने लग जाता है, जिसे देखकर नीमा को शक होने लगता है और वो कहती है कि क्या ये प्रीस्ट उन्हीं लोगों में से है जिसके बारे में गॉड ने मुझे बताया था। लेकिन वो इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और कहती है कि मुझे तो सिर्फ फ्लफी चीज़ों के साथ ही खेलना है और कुछ नहीं सोचना। ये सुनकर वो प्रिंस नीमा से कहता है अभी इतनी जल्दी ही बोर हो गई। तो वो नीमा कहती है कि इतनी देर से तुम मुझे देख ही रहे थे, आखिर तुम्हारी इतनी देर से मुझे देखने की हिम्मत कैसे हुई। जिसे देखकर वो किंग कहते हैं कि मुझे भी लगता है ये काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और वो कहती है कि क्या तुम्हें लार्स के साथ खेलना है। नीमा कहती है हाँ मुझे खेलना है, और वो लार्स को वहाँ पर बुला लेते हैं और नीमा
लार्स को देखकर कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, और वो लार्स के साथ खेलने के लिए उसके साथ चली जाती है और लार्स उसे अपनी पूंछ पर बिठाकर अपने आराम करने वाली जगह पे ले जाता है। तो नीमा कहती है कि क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? जिसके बाद नीमा को वहाँ लार्स का खाना मिलता है और वो उसे खिलाने लगती है। तो साइड में खड़े हुए लोग अपने आप से कहते हैं कि क्या तुमने देखा, उसने अपने हाथ पर बिना कुछ पहने लार्स को उसका खाना खिला दिया। तो वहाँ काम करती हुई एक सर्वेंट ने नीमा को एक कपड़ा दिया जिससे वो लार्स को उसका खाना खिला सके और नीमा के हाथ भी गंदे ना हो। तो वो उस लड़की को थैंक यू बोलती है। तो वो सर्वेंट नीमा से कहती है कि मैं आपके थैंक यू के लायक नहीं हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो लार्स के साथ खेलने लगती है और खेलते खेलते उसे नींद आ जाती है और वो लार्स के ऊपर ही सो जाती है। देखकर नीमा के डैड कहते हैं, तुम सोते हुए कितने अच्छी लगती हो नीमा। तो पीछे खड़े हुए कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई आम गर्ल नहीं है, क्योंकि वो स्काई टाइगर के बिल्कुल साइड में सो रही है। आखिर कोई ऐसे कैसे सो सकता है। लेकिन कुछ लोग इस बात से खुश भी होते हैं कि वो सोचते हैं कि फायर ड्रैगन हमारे देश में शांति ला सकता है। फायर ड्रैगन की पावर से हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ लोगों को लगता है कि नीमा उनके देश के लिए खतरा हो सकती है। तभी वहाँ मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स ओलिव वाइस वहाँ आकर उस नीमा के डैड से पूछती हैं कि क्या नीमा ठीक है। तो नीमा के डैड कहते हैं हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है जो कि रॉयल गार्ड्स का हेड है, और वो उसके डैड से सजेशन देता है कि हमें नीमा के लिए कोई पर्सनल गार्ड रखना चाहिए, क्योंकि उसकी जान को कोई खतरा भी हो सकता है। तो नीमा के डैड कहते हैं कि सजेशन के लिए शुक्रिया, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी वो प्रीस्ट वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को चर्च में भेज देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम होली मेडियंस को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। जिसे सुनकर लार्स गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ एक गुस्से भरी आंखों से देखता है, जिससे प्रीस्ट डर जाता है। लेकिन वो फिर से कहता है कि अगर तुम लेडी नेफर्टिमा को हमारे हाथों में दोगे तो वो एक अच्छी होली मेडेंस बन सकेगी। लेकिन नीमा के डैड इस बात को नहीं मानते और कहते हैं कि सभी क्रिएचर्स उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भोली और केयर फ्री है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। क्योंकि मैंने अगर नीमा को आपके हाथों में दे दिया तो वो एक डॉल बन के रह जाएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं बचेगी। और मुझे नहीं लगता कि फायर ड्रैगन और होली बीस्ट लार्स इस बात की परमिशन देगा, इसलिए आप अपना सजेशन अपने पास रख सकते हैं। जिसके बाद वो प्रीस्ट कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टूडेंट्स को डॉल कहने की। तो लार्स उस प्रीस्ट की तरफ देखकर घुराने लगता है। देखकर वो प्रीस्ट एक बार के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर वो नीमा के डैड से कहता है कि क्या सच में लेडी निफरटीमा तुम्हारी बेटी है भी। तो नीमा के डैड उससे कहते हैं, आखिर तुम सच में कहना क्या चाहते हो। तो वो प्रीस्ट कहता है कि आखिर आपकी बेटी की शक्ल आपके दोनों बच्चों से क्यों नहीं मिलती। बात का कोई तो रीजन होना चाहिए ना। ये सुनकर नीमा की मोम उस प्रीस्ट से कहती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, और अगर जैसा आप कह रहे हैं वैसा कुछ होता तो हर किसी को इस बार के बारे में पता चल जाता, और जब हमने ये बात की कसम खाई थी तो किंग वहां पर मौजूद थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लार्स नीमा को उसकी नींद से उठा रहा होता है, और नीमा उठ जाती है और अपने सामने अपने पापा मम्मी को देखती है और वो कहती है कि क्या मीटिंग ख़त्म हो गई। तो उसके पापा मम्मी कहते हैं कि हाँ, वो मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और अब कोई भी किसी प्रकार के खतरे में नहीं है, कि हर किसी को तुम्हारी पावर से कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर खड़े किंग वो नीमा से कहते हैं कि अब तुम किसी भी जानवर के साथ खेल सकती हो, लेकिन तुम एक स्पेशल पर्सन की सुपरविजन में रहोगी। जिसके बाद हम देखते हैं नीमा और वो प्रिंस अपने कैबिन में बैठकर किसी का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक रॉयल गार्ड जिसका नाम ग्यून फील्ड्स है वो वहाँ आ जाता है, और वो प्रिंस नीमा को उस गार्ड से मिलवाता है और ग्योन से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम नीमा को ड्रैगन्स के स्टेबल में लेके जाओ और पूरे दिन के लिए नीमा का ध्यान रखो। जिसके बाद ग्यून नीमा को लेकर अपने 3 साथियों के साथ ड्रैगन के स्टेबल में जाने लगता है, और लेकिन रास्ते में जाते जाते वो सोचता है कि आखिर प्रिंस ने मुझे इसे ड्रैगन से मिलवाने के लिए आखिर क्यों कहा होगा। तभी वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सारे ड्रैगन आराम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो नीमा के पास आकर उससे आई कांटेक्ट मिलाने लगता है, जिसे देखकर नीमा को लगता है कि ये एक
अच्छा इंसान है और वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। इतने में ही ग्योन उस बंदे से कहता है कि तुम्हें ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, तुम कभी भी अपने सुपीरियर से मिल सकते। जिसके बाद वो नीमा को अपना नाम बताता है और कहता है मैं ड्रैगन नाइट्स का कैप्टन हूँ, मेरा नाम डैन येट्स है। इसके बाद डैन और ग्योन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं तो ग्योन कहता है मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ, बस मुझे भेजा गया है। और डैन कहता है कि ड्रैगन के साथ रहना मेरी जॉब है। सब देखकर नीमा परेशान हो जाती है और उनसे कहती है क्या मैं अब ड्रैगन देखने जा सकती हूँ। तो डैन उसे ड्रैगन्स दिखाने के लिए ले जाता है और अलग अलग टाइप के ड्रैगन्स के बारे में बताता है और उनके मैजिक पावर्स के बारे में भी बताता है, जिसे देखकर नीमा को लगता है कि ये इनके साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और मैं इन लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ। और जैसे ही अपने दिमाग में वो ये बात सोचती है, एक ड्रैगन उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर डैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ये तो नीमा के पास आ रहा है। लेकिन फायर ड्रैगन की ही तरह नीमा उस ड्रैगन से बात करने लगती है और वो ड्रैगन अपना नाम गज़ेल बताता है। तो उस ड्रैगन को नीमा अपना नाम बताती है और कहती है ये जो ऑर्ब है ये मुझे फायर ड्रैगन ने दिया था और उसने मुझसे कहा था कि इसकी मदद से मैं उससे और बाकी ड्रैगन से बात कर सकती हूँ। जिसके बाद नीमा डैन से पूछती है कि क्या मैं इन ड्रैगन्स के साथ खेल सकती हूँ। तो डैन कहता है अगर ये तुम्हें चोट ना पहुँचाएं तो तुम इनके साथ खेल सकती हो। और वो उन ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहाँ से उड़कर चली जाती है और एक जगह पर पहुंच जाती है। और वहां पहुंचने के बाद वो दूसरे छोटे ड्रैगन्स के साथ खेलने लगती है और वो ड्रैगन्स भी नीमा के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं और उसके साथ आराम से खेलने लगते हैं और वो टैग खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं और पानी में स्विमिंग भी करते हैं। और वो अपना पूरा दिन उन ड्रैगन्स के साथ खेलते हुए बिता देती है। अब शाम का वक्त हो रहा होता है और डैन सोचता है कि गज़ेल यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसने नीमा को आखिर अपने बैग पर कैसे बिठाए मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ग्योन उसे बताता है क्या तुमने फायर ड्रैगन के बारे में सुना है। तो डैन कहता है हाँ मैंने सुना था और मैंने फायर ड्रैगन को यहाँ से नॉर्थ की दिशा में जाते हुए भी देखा था। काश मैं उस टाइम स्कूल में होता ताकि मैं फायर ड्रैगन को अपनी आंखों से देख पाता। तभी उसे याद आता है कि नीमा ने उसे एक ऑर्ब के बारे में बताया था, जिसे याद करके उसे याद आ जाता है कि आखिर ऑर्ब होता क्या है। ग्योन को बताता है कि एक ऑर्ब की मदद से एक ड्रैगन और इंसान एक दूसरे से मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद ग्योन डैन से कहता है एग्ज़ाम के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था और अब नीमा उस ड्रैगन की मास्टर है और नीमा उस ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल भी कर सकती है। जिसके बाद नीमा खेल कर वापस आ रही होती है और वो देखते हैं कि नीमा के साथ जंगल के बाकी सारे एनिमल्स भी उसके साथ वापस आ रहे होते हैं। तो नीमा कहती है कि आज मुझे खेलकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये देखकर उन दोनों को यकीन नहीं होता कि जंगल के सारे एनिमल्स उसकी बात को मान रहे होते हैं। सोचते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। इतने में ही हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम देखने जा रहे हैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक माई सेल्फ एट होम इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड की शुरुआत में नीमा हमें बताती है कि वो आज बीस्ट नाइट्स के अस्तबल में आए हुए हैं, जहां पर उसे कई सारे रेयर एनिमल्स मिल सकते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि बीस्ट नाइट्स के कैप्टन हमें यहाँ लेने आते ही होंगे। जिसके बाद एक लड़का वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि मेरा नाम लिंगस्टन ओगमा है और मैं बीस्ट नाइट का कैप्टन हूँ और मुझे आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद नीमा अपना नाम और इंट्रोडक्शन उसे दे देती है और वो जैसे ही उसका नाम सुनता है उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है और वो कहता है कि तो यही है वो नेफरटीमा जिसके बारे में मैंने कई सारी चीज़ें सुनी हैं। मुझे तो ये एक नॉर्मल लड़की की तरह ही लग रही है और मुझे इस लड़की को देखकर ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा जैसा कि डैन ने मुझे बताया था। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें डैन उसे बता रहा होता है कि किस तरह ड्रैगन्स और ख़ास तौर पे गज़ेल नीमा को उसकी कमर पे राइड दे रहा होता है। गज़ेल ने मुझे आज तक ऐसा ट्रीट कभी नहीं किया। तो वो लड़का नीमा से कहता है कि तुम मुझे लीस बुला सकती हो। जिसके बाद वो नीमा से कहता है कि अपने चारों तरफ देखो, ये है बीस्ट नाइट्स का अस्तबल जहाँ पर हर तरह के एनिमल्स मौजूद हैं। और अब आप लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो मेरे हिसाब से हमें घोड़े की सवारी करके इस पूरी जगह
को घूमकर देखना चाहिए। और ये कहते ही वो वहाँ पर घोड़ों के कैप्टन को बुला लेता है जिसका नाम उवाज़ है, जिसे देखकर नीमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है और देखने में मुझे इसकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही है। तो लीस बताता है कि ये इन सभी घोड़ों का कैप्टन है। तो नीमा उवाज़ से कहती है कि मेरा नाम नीमा है, मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन बाकी एनिमल्स की तरह उवाज़ नीमा से दोस्ती नहीं करना चाहता। तो लीस कहता है कि ये तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। तो नीमा उवास से कहती है चलो खेलें, मेरे साथ खेलो उवास। लेकिन वो तब भी नीमा की बात नहीं मानता। तो लीस कहता है कि ये घोड़ों का कैप्टन है और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है, जिसे सुनकर उवास काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो नीमा समझ जाती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो वो उवास के पास जाकर लीस से कहती है कि उवास बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, ये सिर्फ घोड़ों का कैप्टन है और बाकी लोगों को उन घोड़ों के पास आने से रोकता है। तो लीस कहता है कि इतने दिनों से ये जो ऐसे बिहेव कर रहा है ये इस वजह से है। तो नीमा कहती है हाँ इसी वजह से है, ये तुमसे ठीक से भी बात नहीं करता। तो लीस को भी ये बात समझ आ जाती है और वो उवास से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये बात पहले समझ जानी चाहिए थी। तो अब लीस और उवास में भी वापस से दोस्ती हो जाती है और नीमा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उवास अब उसकी बात भी मानेगा। जिसके बाद लीस एक दूसरे घोड़े को बुला लेता है और कहता है कि तुम जहाँ भी इसे ले जाना चाहोगे ये वहीं पर जाएगा, इसलिए जिसको भी घोड़े चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है वो इसे आराम से कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद नीमा उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे उस घोड़े की सवारी करते टाइम काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और तभी वो उस सारी जगह पर घूमने लगते हैं और घूमते वक्त नीमा को कई सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। जब वो घूम रहे होते हैं कुछ छोटे छोटे बोर्स उन सभी के पीछे लग जाते हैं। तो उवाज उन सबको डरा कर वहां से भगा देता है, जिस पर नीमा कहती है कि तुमने हमें बचा लिया उवाज। और तभी उनके सामने एक बड़ा सा बर्ड आ जाता है जिसे देखकर लीस कहता है कि इनका नाम वाकास है और ये धरती पर रहने वाले सबसे तेज। तो नीमा कहती है कि मुझे इनकी भी राइड करनी है। जिसके बाद नीमा और लीस उस वकास के ऊपर बैठ जाते हैं। जिसके बाद लीस नीमा से कहता है कि अपने हाथों को धीरे से इसकी कमर पे रखो और जितनी ज़ोर से तुम अपना हाथ इसकी कमर पे रखोगे इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसके ऊपर अभी बिल्कुल धीरे से हाथ रखना। तो नीमा कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये कितनी तेज़ भाग सकता है। तो लीस कहता है ठीक है और वो उन वकास की स्पीड बढ़ा देता है जिसे नीमा सह नहीं पाती और उसे चक्कर आने लगते हैं और वो कहती है कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। जिसके बाद लीस एक स्पेल को कास्ट करता है और कहता है कि मैं स्टार्टिंग में स्पेल को लगाना भूल गया था, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम इनकी असली स्पीड को देखें। और वो जैसे ही स्पीड तेज करते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से भागने लगते हैं। और राइड खत्म होने के बाद लीस नीमा से कहता है कि ये तो इनकी आधी स्पीड भी नहीं थी। नीमा की डरी हुई हालत देखकर डैन हंस रहा होता है। तो नीमा कहती है कि इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। इतने में लीस सीटी बजाकर एक बर्ड को बुला लेता है और वह बर्ड आकर लीस के हाथ पर बैठ जाती है। और नीमा ये देखकर हैरान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। और वो कहती है कि मुझे भी एक को अपने हाथ पर बिठाना है, लेकिन मेरे साइज़ के हिसाब से कोई बर्ड मुझे मिलेगा ही नहीं। जिसके बाद लीस देखता है कि उस बर्ड के हाथों में एक चिट्ठी है। वो जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है वो कहता है कि मुझे अभी जाना होगा क्योंकि मेरे एक सबॉर्डिनेट ने कोई गलती कर दी है। तो नीमा कहती है कि क्या मैं यहाँ फिर से आ सकती हूँ। तो लीस कहती है बिल्कुल, जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं तुम्हें यहाँ घुमाने लेके आ सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग लीस से कहते हैं कि वाइट मोस इस जगह से भाग चुका है। व्हाइट मोस एक तरह का घोड़ा है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो लीस कहता है कि हमें कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा, तो सारी जगह उसे ढूंढना शुरू करो। और ये कहकर उसके सारे सबऑर्डिनेट्स उस व्हाइट मोस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन लीस नीमा के बारे में ही सोचता रहता है कि आखिर उसके पास ऐसी पावर्स कैसे हैं कि हर कोई एनिमल उसके
पास उसकी बात मानने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीस नीमा के पास आया हुआ होता है, लेकिन नीमा के पास उस व्हाइट मूस को देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और ये व्हाइट मूस तुम्हारे पास कैसे आया। तो नीमा कहती है कि ये मूस कहीं पर खो गया था और जैसे ही लार्स ने इसे देखा, इसे बचाया और इसे मेरे पास ले आया। जिसे देखने के बाद लीस कहता है कि मैंने लेडी नेफरटीमा को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, इसके पास जो पावर्स हैं वो काफ़ी सी ज़्यादा हैं। जिसके बाद वो नीमा से कहता है कि अगली बार अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले मुझे बताना। जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि नीमा के पास सच में कुछ स्पेशल पावर है, जिसकी वजह से वो सभी एनिमल्स से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीमा का बर्थडे आया हुआ है और उसके पापा मम्मी उसको गिफ्ट देने के लिए कहते हैं कि हम तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारी एक विश पूरी करेंगे। तो नीमा कहती है कि मेरी विश ये है कि मैं एक दिन के लिए शहर में जाकर शॉपिंग करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर उसके डैड उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि शहर में जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ये अकेली नहीं जाएगी, इसके साथ और भी लोग होंगे। जिसके बाद वो नीमा से कहती है कि जाओ अपने जाने की तैयारी करो। जिसके बाद हम देखते हैं नीमा अपनी बहन कारना और एक रॉयल गार्ड के साथ सिटी में पहुंच जाते हैं। तो कारना नीमा से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज तुम भी मेरे साथ यहाँ पर शॉपिंग के लिए आई हो। तो वो तीनों वहाँ काफ़ी सारी जगहों पर घूमते हैं। तो नीमा कारना से कहती है कि क्या तुम मुझे करेंसी में कुछ भी लेना सिखाओगी। तो कारना नीमा को वहाँ की करेंसी के बारे में बताती है और कहती है कि ये हाफ। इसके बाद नीमा उन पैसों को लेकर एक शॉप पे जाती है और वहाँ खड़े हुए एक अंकल से कहती है कि मुझे ये 3 दे दो और उन्हें बदले में पैसे देकर अपनी पहली खरीदारी कर लेती है। और वो सारा खाने का सामान वो अपने साथ लेकर अपनी बहन कारना के पास आ जाती है। जिसे देखकर कारना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि आखिर उसने अपनी पहली शॉपिंग कर ही ली। जिसके बाद वो एक पीस कारना को देती है और दूसरा पीस उस रॉयल गार्ड को देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये पकड़ने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए दे रहा हूँ। और एक पीस वो डी को दे देती है और खुद कुछ भी नहीं खाती, लेकिन तभी उसे और कुछ खाने की स्मेल आने लगती है और वो कहती है कि आखिर इतनी मीठी खुशबू किस चीज़ की हो सकती है। तो वो जैसे ही पीछे देखती है उसे कुछ कपकेक्स सा दिखाई देता है। तो उनका वो रॉयल गार्ड कहता है कि इन्हें पी कहते हैं। जिसके बाद नीमा बिना और कुछ सुने वो चीज़ लेने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर कहती है कि मुझे डी के लिए और अपनी बहन के लिए ये खाना खरीदना है, इसलिए मुझे सिर्फ 3 पीस चाहिए। तो दुकान वाली लेडी कहती है कि तुम 20 पीस ले लो, उसके साथ मैं तुम्हें 4 एक्स्ट्रा दे दूंगी। तो वो कुल 24 पीस को अपने साथ लेकर आ जाती है। जिसे देखकर कारना कहती है कि आखिर तुम इतना सारा खाना क्यों लेकर आ गए। तो नीना कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। जिसके बाद वो कहीं बैठने की जगह ढूंढते हैं और एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ जहाँ पहले से ही कुछ लड़कियां बैठी हुई होती हैं और वो कारना को देखकर कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, आखिर हम लोगों के मिलने के चांस काफी ज्यादा कम हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। जिसके बाद वो तीनों लड़की नीमा की तरफ देखकर कहती हैं, अच्छा तो ये है वो लड़की जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है और ये तो तुम्हारी बहन जैसी लगती भी नहीं, क्योंकि इसकी शक्ल ना ही तुम्हारे पापा और ना ही तुम्हारी मम्मी से मिलती है। तो ये सुनकर कारना उन तीनों से कहती है कि ये कुछ रॉयल लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है कि वो मेरी बहन को एक बार देखते ही उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें बोलते हैं और मुझे तो तुम्हारे रॉयल होने पर भी अब शक होने लगा है। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं अपनी घर की तरफ और जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि नीमा के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी हुई है और वहाँ लगभग सभी नीमा का बर्थडे मनाने के लिए आए हुए होते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि ये हमने तुम्हारे लिए एक सीक्रेट बर्थडे प्लानिंग की थी, तुम्हें ये बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा। तो ये देखकर नीमा रोने लगती है और कहती है कि तुम सभी लोगों का शुक्रिया। किंग ये देखकर कहते हैं कि हमने तो प्रिंसेस को रुला दिया और ये कहकर वो नीमा के बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। और जब सभी लोगों का खाना कंप्लीट हो जाता है तो वो लोग नीमा को अपना अपना गिफ्ट देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किंग नीमा को
गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि ये नेकलेस मैजिकल स्टोन से बना हुआ है और तुम्हें इसे यूज़ करने के लिए कुछ मैजिक स्पेल सीखने होंगे, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। इसके बाद प्रिंस उसे एक ब्रेसलेट का गिफ्ट देता है। रॉयल नाइट्स की कैप्टन उसे कई सारे कपड़े, एक दूसरा रॉयल गार्ड उसे एनसाइक्लोपीडिया देता है जिसमें बाकी सारे एनिमल्स के बारे में जानकारी है, और डैन नीमा को एक हेयर क्लिप देता है जो कि ड्रैगन्स की स्किन से बनी हुई है। और जिसके बाद लीस वहां दिखाया जाता है और वो अपने पिंजरे से एक छोटी सी बर्ड को बाहर निकालता है और कहता है कि ये वही बर्ड है जिसे तुम्हें चाहिए थी, और अब ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम इसे रख सकती हो और तुम्हें इसका जो भी नाम रखना है वो रख सकती हो। जिसके बाद वहां बचे बाकी लोग भी एक एक करके नीमा को उसका गिफ्ट देते हैं, जिसे देखकर नीमा कहती है कि ये आज तक का मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब रात हो चुकी है और नीमा अपनी बालकनी में खड़ी होकर कहती है कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, और वो उस बर्ड से कहती है कि आखिर मुझे तुम्हारा नाम क्या रखना चाहिए। जिसके बाद वो उस बर्ड का नाम नॉक्स डिसाइड करती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे। और यही हमारा थर्ड एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।